हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप और आपकी जो स्टडी है वो बहुत अच्छी चल रही है। आज की वीडियो में हम क्लास 12th जो है उसका चैप्टर नंबर 13 प्रोबेबिलिटी की मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हमने मिसलेनियस एग्जांपल्स को भी डिस्कस किया था, वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब इसमें से आपको केस स्टडी में भी क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए इस चैप्टर को आपने बहुत ध्यान से करना है। तो देखो, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, इफ़ ए एंड बी आर टू इवेंट सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 वन फाइंड पी बी बाय ए इफ़। अब यहाँ पर दो ऑप्शंस हैं, मतलब दो क्वेश्चंस हैं एक्चुअली, ए सबसेट ऑफ बी, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5। और ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं यहाँ से ये डिसाइड होता है, क्योंकि मिसलेनियस हमेशा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि आपको ये नहीं पता रहता क्वेश्चन कहाँ से आया। कि देखो ये जो चीज़ है, अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हो तो अब आपके लिए ये वर्ड नया है, बट आपको पता है ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। इसका मतलब ये होता है कि ये जो है, ये नीचे वाला इवेंट जो है वो हो चुका है। ठीक है, अब देखो इसका फॉर्मूला एक्चुअल में, अगर इसको मैं फॉर्मूले से देखना चाहूँ तो ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड, मतलब जो नीचे होता है ना उसकी प्रोबेबिलिटी 0 नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर नीचे ए है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0 नहीं होनी चाहिए, नहीं तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर सबसे पहले आपको पता है लेट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए। तो क्योंकि यहाँ पर हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए फाइंड करने को बोला गया, ऐसे क्वेश्चन आपको एमसीक्यूज वगैरह में भी आ सकते हैं। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हम तभी फाइंड कर पाएंगे जब हमें कोई ए इवेंट दिया होगा। हमें यहाँ पर ऐसा कुछ तो दिया नहीं हुआ, तो फॉर्मूला लगाने की कोशिश करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है बी इंटरसेक्शन ए, जो नीचे है उसकी प्रोबेबिलिटी। अब वैसे इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ए इंटरसेक्शन बी या बी इंटरसेक्शन ए, एक ही बात है। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला होता है। अब अगर हम फर्स्ट पार्ट की बात करें तो फर्स्ट पार्ट क्या है, ए इज सबसेट ऑफ बी। अब जिन बच्चों ने क्लास 11th में मेरे से सेट्स पढ़ा है उनको पता है कि इसका मतलब क्या होता है। देखो मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। जब भी आप इस तरह के क्वेश्चन में उलझो तो आप ना ए को सेट मान लो 1 2, बी को मान लो 1 2 3। अब क्लियरली ए का हर एक एलिमेंट बी में है तो ये सबसेट है, क्लियरली ए सबसेट ऑफ बी है ना। तो अब इससे हमें फ़ायदा क्या होगा, देखो इससे फ़ायदा क्या होने वाला है। तो जब भी सबसेट होगा, आप देखो अगर आप ए इंटरसेक्शन बी निकालो, यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी कितना आएगा, 1,2 ही आएगा। इन दोनों में कॉमन क्या है, 1,2 ही है। तो यानी कि ए इंटरसेक्शन बी को मैं ए लिख सकता हूँ। ये बात आप मेरी समझे हो, और यही बात इसमें समझने वाली है कि मैं ए इंटरसेक्शन बी को ए लिख सकता हूँ। ठीक है, अब जस्ट मैं आपके नोट्स के लिए बात करके दिखाता हूँ आपको, वैसे इसको पेपर में करने की जरूरत नहीं है। अब देखो इसमें समझने वाली बात बस यही है कि ये तो मैंने आपको वैसे समझा दिया कि ए अगर सबसेट है ना तो ए इंटरसेक्शन बी हमेशा ए के इक्वल आएगा। तो विच एम्प्लाइज प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए, इसकी वैल्यू पूछी है, इसकी वैल्यू आपके सामने है ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय ए। अब इसको अब नंबर 1 दे दो। अब इसकी वैल्यू कितनी लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कितनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ यूजिंग 1। ठीक है, जस्ट मैं फॉर्मेलिटी इसलिए हमेशा करता हूँ ताकि आपको ये याद रहे कि हमने क्या किया। अभी आप मेरे से सुन रहे हो, समझ रहे हो, बाद में जब आप नोट्स बना लेते हो फिर आपको समझ नहीं आता कि ये स्टेप हो कैसे गया। तो विच एम्प्लाइज प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए कितनी आ गई, 1। तो ये हमने बहुत ईजिली जो है इसको सॉल्व कर लिया। अब सेम वे से सेकेंड पार्ट की बात करते हैं। अब सेकेंड पार्ट में क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5। और अगर ये सेट खाली है, इसका मतलब ये है कि ये सेट खाली है, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो देयरफॉर इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, अगर इसमें कुछ है ही नहीं है तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, 0। तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए, इसका फॉर्मूला क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ऊपर 0, नीचे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये 0 नहीं हो सकती, यहाँ पर लिखा हुआ है। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए कितनी आ गई, 0। तो इस तरह से हमने दोनों पार्ट्स को सॉल्व कर लिया। ऐसे क्वेश्चंस करने से फ़ायदा ये है कि आपके बेसिक बहुत स्ट्रांग होते हैं, आपको लॉजिक बहुत अच्छे से क्लियर होता है। आई होप ये दोनों पार्ट जो हैं आपको अच्छे से क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड की बात करते हैं। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल एग्जाम्पल नंबर, आप प्रोबेबिलिटी चैप्टर की इस पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, तो आप एग्जाम्पल नंबर सेकंड चेक करना, तो बिल्कुल सेम है। देखो मैं आपको हमेशा, देखो क्वेश्चन जब भी करवाता हूँ मैं आपको कभी भी ये नहीं बोलता कि इसको ऐसे ऐसे करेंगे, मैं हमेशा इस तरह से आपको करवाने की कोशिश करता हूँ कि आप खुद कर रहे हो उसको, क्योंकि हमें क्वेश्चन को फील करना है, सोल्यूशन नहीं देखना हमें सिर्फ। एक कपल हैज़ 2 चिल्ड्रन, एक कपल है उनके 2 बच्चे हैं। ठीक है,
फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ चिल्ड्रन आर मेल्स। हमें इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि बोथ चिल्ड्रन क्या है, मेल है। अगर ये इतना ही क्वेश्चन होता तो ये बस इतनी बात से ख़त्म हो जाता। एक कपल हैज़ 2 चिल्ड्रन, अब वो चिल्ड्रन जो है वो मेल भी हो सकता है, ठीक है, दोनों बच्चे मेल मेल हो सकते हैं, मेल फीमेल हो सकते हैं, फीमेल मेल हो सकते हैं, फीमेल फीमेल हो सकते हैं। ये इसकी सैम्पल स्पेस है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी। अब हमें 10th में पता कौन से क्वेश्चन आते हैं, 10th में यही क्वेश्चन है, फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट बोथ चिल्ड्रन आर मेल। बोथ क्या मेल है, तो मैं क्या करता, इसको लिखता 1/4 टोटल नंबर ऑफ केसेस, फेवरेबल केसेस टोटल नंबर ऑफ केसेस। बट यहाँ पर एक एडिशनल चीज ऐड की गई है, इफ इट इज नोन दैट एटलीस्ट वन ऑफ द चिल्ड्रन इज मेल। इफ इट इज नोन दैट, इफ इट इज गिवन दैट, इसका मतलब ये जो चीज़ है ये पहले हो चुकी है। अगर हमें पहले से पता हो एटलीस्ट वन ऑफ द चिल्ड्रन इज, उनमें से कम एक बच्चा, ये प्लीज़ इस बात का ध्यान रखना, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट वर्ड है एटलीस्ट, ठीक है। एटलीस्ट की जगह कई बार एटमोस्ट भी आ जाता है, एटमोस्ट का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा। तो कम से कम एक बच्चा मेल होना चाहिए, ये हमें पता है, एटलीस्ट हमें पहले से पता है। और जो चीज़ पहले हो चुकी हो उसको हम, और दूसरे की प्रोबेबिलिटी पूछी हो, देखो यहाँ पर हमें प्रोबेबिलिटी पूछी है और ये भी बताया गया है कि एक चीज़ जो है पहले हो चुकी है, और जब भी ऐसी चीज़ हो उसको हम क्या बोलते हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पर हमें बेसिकली जो है मतलब कि वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन है, ये हमें क्लियर हो गया, यहाँ से हमने क्रैम नहीं किया, ठीक है। तो सबसे पहले आप रिप्रेजेंट कर लो कि एम का मतलब क्या है, मेल, एंड एफ का मतलब क्या है, फीमेल। फिर दोनों पार्ट्स की बात करेंगे, ठीक है। अब इसकी सैम्पल स्पेस भी लिख लो, जैसा कि मैंने आपको बताया था, 2 बच्चे हैं तो दोनों मेल हो सकते हैं, पहले मेल हो सकता है फिर फीमेल, पहले फीमेल फिर मेल हो सकता है, और दोनों फीमेल भी हो सकती हैं। तो ये सैम्पल स्पेस है हमारी। अब देखो, अब हमारे मतलब कि फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं। अब फर्स्ट पार्ट में उन्होंने क्या पूछा है, किसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है, उसको ई मान लेते हैं, लेट ई। ई का मतलब जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, बोथ चिल्ड्रन आर मेल, बोथ चिल्ड्रन आर मेल्स, ठीक है। अब एफ, जिसकी जो इवेंट पहले हो चुका है, इफ इट इज नोन दैट एटलीस्ट वन ऑफ द चिल्ड्रन इज मेल, एटलीस्ट वन ऑफ द चिल्ड्रन इज मेल, ठीक है। अब देखो, अब उसके बाद ना हमें मतलब आपको पता है हमें फाइंड क्या करना है, ये रफ में देख लिया करो, इसको बोल के देख लिया करो, हमें बेसिकली ये फाइंड करना है कि प्रोबेबिलिटी पता करो ई की। ई का मतलब क्या, बोथ चिल्ड्रन आर मेल्स इफ इट इज़ नोन दैट एटलीस्ट, क्योंकि मैंने सही लिखा है, ठीक है। इसका फॉर्मूला आपको पता है, इसका फॉर्मूला होता है दोनों की इंटरसेक्शन, हमने अभी क्वेश्चन किया, डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, ई के फेवर में केसेस लिखते हैं, बोथ चिल्ड्रन आर मेल। अब इसका केस जो है वो यही आएगा, एम एम। एफ का मतलब क्या है, एटलीस्ट वन ऑफ द चिल्ड्रन, कम से कम एक बच्चा मेल हो, तो ये केस भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, और कम से कम एक बच्चा मेल हो, ज़्यादा भी हो सकते हैं, दोनों मेल भी आ सकते हैं, ठीक है। एम एफ, एफ एम, एम एम। अब एक बार इनकी इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन पोर्शन। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, तो ये वाला पार्ट जो है ये कॉमन है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं एक बात लिखना भूल गया, मैं आपको लिख के बता देता हूँ। मैंने क्या लिखा है, क्वेश्चन हैज़ इक्वली लाइकली इवेंट्स। अब बहुत से टीचर आपको ये नहीं लिखवाएंगे, मैं जस्ट इसलिए लिखवा रहा हूँ ताकि आपको आदत बने। पेपर में लिखो चाहे ना लिखो, लिखने से मेरा मतलब यह है कि आप मन में पढ़ो कि इसके इक्वली इवेंट्स हैं, क्योंकि ना बहुत से क्वेश्चन मैं आपको बताऊँगा। देखो, इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करना, जरा इसको ऐसा करो, हमें ई बाई एफ फाइंड करना है, तो ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी फाइंड करना, ठीक है। अब जब ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी ना, कोई बच्चे इसलिए लिख देते हैं 1/4, क्योंकि 1 इसके फेवर में, टोटल केस कितने हैं 4, क्योंकि यहाँ पर हम जो है वो डायरेक्टली इसी तरह से करते हैं, इसको यूज़ कर सकते हैं। बट अगर इवेंट्स जो हैं वो इक्वली लाइकली इवेंट्स ना हों, तब हम एक्सियोमेटिक अप्रोच का यूज़ करते हैं। तो प्लीज़ इस बात का ध्यान रखोगे, अगर आपको ये बातें क्लियर नहीं हैं तो ये चैप्टर आपको क्लियर नहीं होगा। तो प्लीज़ आप जाके स्टार्टिंग से बेसिक देखो, मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, ठीक है। तो ये आगे प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ भी निकाल लो, एफ की प्रोबेबिलिटी कितनी है, इसके फेवर में 3 है, टोटल केस कितने हैं 4, ठीक है। तो हमें फाइंड क्या करना है, ई बाय एफ। इसका फॉर्मूला लगा देते हैं, ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो 1/4, नीचे कितना है 3/4। अब ये आपस में कट जाएगा, तो मेरे पास मेरी रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा जो परफेक्टली एनसीईआरटी से मैच कर रहा है, 1/3। तो इस तरह से मैंने फर्स्ट पार्ट को सॉल्व कर लिया। सेकंड पार्ट को ऐसा करते हैं, नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं।
अब देखो ये आपका सेकंड पार्ट है, सैंपल स्पेस वही रहेगी। अब देखो वहाँ पर प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी थी, प्रोबेबिलिटी पता करो बोथ चिल्ड्रन आर फीमेल्स इफ इट इज़ नोन दैट एल्डर चाइल्ड इज़ अ फीमेल। जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी मैंने इसको ई मान लिया, बोथ चिल्ड्रन आर फीमेल्स। इफ इट इज़ नोन दैट क्या हो चुका है, एल्डर चाइल्ड इज़ फीमेल, जो बड़ा बच्चा है वो फीमेल है। तो कुछ भी मुश्किल नहीं है, हम ई के फेवर में केस लिखते हैं, बोथ चिल्ड्रन आर फीमेल्स। तो एक ही केस है एफ और एफ मतलब एल्डर चाइल्ड इज़ फीमेल, जो बड़ा बच्चा है वो फीमेल है। अब बड़ा बच्चा फीमेल कब होगा, जब वो पहले मतलब कि आएगा नंबर पर, जैसे एफ एम और एफ पहले गर्ल है, पहले यहाँ पर गर्ल है, यहाँ फीमेल है, ठीक है। अब इंटरसेक्शन भी फाइंड कर लेते हैं। तो इंटरसेक्शन में कॉमन क्या है यहाँ पर, एफ, ठीक है, तो वो लिख लेते हैं। अब फिर से मैं वही लाइन लिख देता हूँ। अब ये मैंने इसलिए लिखा है, इसका मतलब क्या होता है कि सभी की प्रोबेबिलिटी बराबर है, ठीक है, सबकी प्रोबेबिलिटी मतलब 50-50% चांस है कौन सा बच्चा होगा, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, फेवर में 1 है, टोटल 4 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, फेवर में 2 है, टोटल कितनी है, 4। तो हमें फाइंड क्या करना है, ई बाय एफ, इसका फॉर्मूला ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइड बाय एफ, 1/4 2/4। अब इसको कर दो कट, तो मेरे पास कितना आ गया, 1/2। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को, अगर आप देखो 13.1 13.2 अच्छे से करके आए तो ये क्वेश्चंस आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं आए। आई होप ये सब कुछ, ये दोनों क्वेश्चन जो हैं, ये दोनों पार्ट्स जो हैं, ये आपको अच्छे से क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड की बात करते हैं। सपोज दैट 5% ऑफ मैन एंड 0.25% ऑफ वुमेन हैव ग्रे हेयर, ठीक है, इतने परसेंट जो आदमी हैं या इतने परसेंट जो औरतें हैं उनके ग्रे हेयर या वाइट हेयर, जो मर्जी बोल लो। ए ग्रे हेयर्ड पर्सन इज सेलेक्टेड एट रैंडम, एक ग्रे हेयर पर्सन को सेलेक्ट किया गया। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस पर्सन बीइंग मेल, इसकी प्रोबेबिलिटी पता करो कि वो एक मेल है। अज्यूम दैट देर आर इक्वल नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स, मतलब ये हमें वैसे ही बताया गया कि वहाँ पर मेल और फीमेल जो हैं वो इक्वल हैं। अब देखो सबसे, जैसा कि मैं आपको हमेशा बोलता हूँ अपनी हर वीडियो में, कि प्रोबेबिलिटी में मुश्किल बात ये नहीं है कि देखो फॉर्मूला तो एक दो फॉर्मूला ही है उसमें। प्रॉब्लम ये है कि कौन सा कंसेप्ट यहाँ पर यूज़ हो रहा है। और अगर मैं आपको प्रोबेबिलिटी का माइंड मैप दिखाऊँ जो मैंने आपके लिए बनाया था, तो ये काफ़ी बड़ा है। देखो, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, मल्टीप्लिकेशन, इंडिपेंडेंट, थ्योरम ऑफ टोटल, बेस थ्योरम, रैंडम वेरिएबल, बाइनोमियल, बहुत कुछ यूज़ हो रहा है। तो हमें खुद से डिसाइड करना है कि कौन सा कंसेप्ट हमें यहाँ पर लगाना है। जिस तरह से पिछले क्वेश्चन में था, वो हमें पता है, उन्होंने कहा कि एक चिल्ड्रन की प्रोबेबिलिटी पता करो कि वो मेल है, वो चिल्ड्रन। अगर हमें पता हो कि वन चिल्ड्रन एटलीस्ट वन चिल्ड्रन इज़ मेल, मतलब एक चीज़ हो चुकी है, दूसरे की पूछी है। अब यहाँ पर इसको थोड़ा सा बनाने की कोशिश करते हैं। अब देखो यहाँ पर मैन की बात हो रही है, वो मैन की बात हो रही है, ठीक है। अब वो ये बोल रहे हैं कि अब इसमें वो ये बोल रहे हैं कि एक ग्रे हेयर पर्सन, एक ग्रे हेयर पर्सन जो है वो सेलेक्ट हो चुका है। और अगर यहाँ पर ग्रे पर्सन का बंदा सेलेक्ट हो चुका है, प्रोबेबिलिटी पता करो वो पर्सन क्या है, मेल है, ठीक है। ध्यान से देखो, हमें इसकी प्रोबेबिलिटी दी हुई है, मतलब दी हुई है का मतलब कि ये चीज़ जो है ये पहले हो चुकी है, ग्रे पर्सन का सिलेक्ट हो चुका है, पता करो कि वो मेल है। अब ये जो इवेंट है इससे भी एसोसिएटेड है। और जब भी, ध्यान से देखो, ये आपके एग्जाम्पल का ही फ्लो चार्ट है। तो जब भी जिसकी प्रोबेबिलिटी हो चुकी है और वो दो या दो से ज़्यादा इवेंट से एसोसिएट होता है, वहाँ पर हम क्या लगाते हैं, बेस थ्योरम, ठीक है। नॉर्मली बच्चों को ये कंफ्यूजन होती है कि बेस थ्योरम की स्टेटमेंट जो बहुत सी बड़ी सी होती है, मतलब ये बिल्कुल ही डिफरेंट स्टेटमेंट पूछी गई है, बट आपको हमेशा इस तरह से देखना है कौन सा कंसेप्ट यहाँ पर यूज़ होगा। तो जब भी बेस थ्योरम का हमें क्लियर होगा कि बेस थ्योरम है, क्योंकि यहाँ पर इंपॉर्टेंट लाइन यही है कि ग्रे हेयर्ड पर्सन जो है वो सेलेक्ट हो चुका है और दूसरे की प्रोबेबिलिटी पूछी है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यस, ए, ग्रे हेयर्ड पर्सन, ठीक है। तो ए का मतलब क्या, ग्रे हेयर पर्सन जो है वो सिलेक्ट हो चुका है, इससे सेलेक्टेड या जो मर्जी बोल लो, चलो ठीक है, पूरा लिख लीजिए, ठीक है। तो ये इवेंट हो चुका है, इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ पर्सन बीइंग मेल, तो पर्सन इज मेल। E2 का मतलब क्या होगा, इससे उल्टा, पर्सन इज फीमेल, ठीक है। इसके बाद
इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम ये लिखते हैं कि वी हैव टू फाइंड। ये आपको क्लियर हो जाएगा कि हमने सही लिखा है। हमें हमेशा यही फाइंड करना होता है बेस थ्योरम में E1/A। एक ग्रे हेयर पर्सन सेलेक्ट हो चुका है, प्रोबेबिलिटी पता करो कि वो मेल है। मैंने बिल्कुल सही लिखा है। अब जस्ट आपके लिए फ्लो चार्ट बना के दिखा, अब जस्ट आपके नोट्स के ताकि इसको थोड़ा फील कर पाओ, पेपर में आपको बनाने की जरूरत नहीं है। अब आपको पता है E1 E2 A/E1 A/E2, आपको पता है इसका उल्टा A/E1, ठीक है। इसको पढ़ना जरा। E1 का मतलब पर्सन इज मेल। अब जैसा कि यहाँ पर लिखा अज्यूम दैट देयर आर इक्वल नंबर ऑफ मेल, तो अगर मुझे कोई बंदा सेलेक्ट करना है तो उसके सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, वो मेल या फीमेल इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/2, या मेल होगा या फीमेल होगा। तो इसकी भी E2 की भी 1/2। ये आपको क्लियर होना चाहिए। बच्चों को यही क्लियर नहीं होता। A/E1, इसको पढ़ो जरा ध्यान से पढ़ना अपनी लैंग्वेज में। E1 हो चुका है मतलब वो पर्सन जो है वो मेल है, मेल सेलेक्ट हो चुका है। E1 का मतलब क्या है, पर्सन इज मेल, वो सिलेक्ट हो चुका है। ए का मतलब क्या है, ग्रे हेयर्ड पर्सन, कि वो एक ग्रे हेयर्ड पर्सन है। अब E1 का मतलब है वो मेल है, अब ए का मतलब है वो ग्रे हेयर्ड है। अब ग्रे हेयर्ड वाले मैन कितने हैं, 5%। आई होप पहले आपको ये क्लियर है। तो इसको मैं लिखूंगा 5/100। अब इसको अगर आप कट करना चाहते हो कट कर सकते हो, 5 1 तो 1/20 आ गया, ठीक है। अब इसके बाद A/E2 का मतलब क्या है, पर्सन इज फीमेल। फीमेल जो है वो सिलेक्ट हो गई है, पता करो कि वो ग्रे हेयर्ड है। अब फीमेल में ग्रे हेयर्ड कितने हैं, 0.25%। परसेंट का मतलब क्या होता है, नीचे कितना आएगा, 100, ठीक है। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे ना तो आपके पास आएगा 25/100 × 100। इसका मैंने डेसिमल जो है वो हटा दिया। तो इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर आपके पास आएगा 1/400, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर है। अब जस्ट हम बेस का फॉर्मूला जो है वो लिख लेते हैं। अब देखो ये फॉर्मूला आपका, ठीक है, आपको पता है E1/A है, मतलब E1 A/E, उसका उल्टा नीचे उसके कम्बिनेशन, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कम्बिनेशन से मेरा मतलब ये है E1 A/E1 E2 A/E2। E1 की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/2, A/E1 की 1/20। तो सेम नीचे भी लिख लो 1/2 × 1/20 प्लस 1/2 इसकी 1/400। तो कितना आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर आएगा 1/40 प्लस 1/800। इसको थोड़ा सॉल्व कर देखो, इसको आप सॉल्व करोगे ना तो 1/40 डिवाइड बाय, इसका एलसीएम पता कितना आएगा, 40 और 800 का। तो 40 1 यहाँ पर 20, यहाँ पर 10, यहाँ पर 5, तो 2 to the 4, 5 to 20, 20 को 800 ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आएगा, 20 + 1। तो विच एम्प्लाइज प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/A 1/40, 21/800। तो 1/40, 800/21, ठीक है। ये कुछ इस तरह से है। अब ये भी कट हो जाएगा, 0 से 0, इसको कट करोगे तो यहाँ पर 20 आएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/A कितनी आ गई, 20/21। आपकी बुक में भी यहीं पर आंसर छोड़ा, मैं यहीं पर छोड़ रहा हूँ। तो हमने बहुत ईजिली सॉल्व कर लिया। देखो क्वेश्चन ईजी या टफ की बात नहीं है, बात ये है कि क्वेश्चन स्टार्ट कैसे होगा। वो स्टार्ट तभी होगा जब आपके बेसिक अच्छे से स्ट्रांग होंगे। हमें पता है, हमने स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ा, मैन की बात हो रही है, वुमेन की बात हो रही है जिनमें ग्रे हेयर है। उसमें वो बोल रहे हैं कि एक ग्रे हेयर का पर्सन सेलेक्ट हो गया, तो ये हो चुका है, प्रोबेबिलिटी का पता करो कि वो मैन है, मतलब वो पीछे की प्रोबेबिलिटी पूछ रहे हैं। और ग्रे हेयर जो है वो वुमेन से भी एसोसिएटेड है, तो बेस थ्योरम लगेगी। मैंने ये लिख लिया, ए ग्रे हेयर्ड है, E1 मेल है, E2 फीमेल है। फ्लो चार्ट बनाया और वैल्यूज फिल की और हमारा आंसर जो है वो आ गया। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो फोर्थ की बात करते हैं। अब इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले मुझे आपसे कुछ बातें शेयर करनी है। चलो ऐसा करते पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। देखो अभी तक हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया जिसमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट यूज हो रहा था। सेकंड क्वेश्चन में भी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी थोड़े से एडवांस क्वेश्चन थे। थर्ड क्वेश्चन में बेस थ्योरम आ गई थी। अब यहाँ पर अगर आप इस क्वेश्चन को पढ़ो, सपोज दैट 90% ऑफ द पीपल आर राइट हैंडेड, मतलब अगर 100 बंदे खड़े हैं आपके सामने, उसमें से 90 लोग जो हैं वो राइट हैंडेड हैं और जो 10 बाकी बच गए हैं वो क्या है, लेफ्ट हैंडेड। इतना बात समझ में आ गई आपको। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एट मोस्ट 6 ऑफ अ रैंडम सैंपल ऑफ 10 पीपल आर राइट हैंडेड।
तो वो ये बोल रहे हैं कि 10 पीपल मतलब कि 10 बंदे रैंडमली सिलेक्ट किए गए। आप इसको ये सोच सकते हो, एक बैग है उसमें 100 बॉल्स हैं, उसमें से रैंडमली 10 बॉल्स निकाली गई। वो पता करो कि जो मतलब कि जो 6 एटमोस्ट 6 मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 6 बॉल्स या 6 पीपल ही राइट हैंडेड हो। मतलब उसमें से मतलब जैसे मैंने 10 मतलब कि 10 बंदे सेलेक्ट कर लिए, इतने इतने सारे पीपल हैं, उनमें से मैंने 10 बंदे रैंडमली सेलेक्ट कर लिए और प्रोबेबिलिटी पता करो एटमोस्ट 6 ऑफ देम, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 6 बंदे ही राइट हैंडेड हो। मतलब 6 भी हो सकते हैं, 5 भी हो, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब क्या होता है कि 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 सब चलेगा। ठीक है, अब देखो अगर आपको मैं थोड़ा सा दिखाना चाहूँ, अगर आपने प्रोबेबिलिटी देखो, मैंने तो वैसे प्रोबेबिलिटी आपको सारी करवाई है, तो ये आपकी है बर्नौली ट्रायल्स कंडीशन या बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आप देखोगे न्यू एनसीईआरटी में से, तो न्यू एनसीईआरटी में से मैं आप अपनी बात नहीं कर रहा, मैं फैक्ट्स पर बात कर रहा हूं, उसके बाद आप खुद बताना कि कहाँ मेरी गलती है या नहीं है। ठीक है, देखो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को ऑफिशियली सीबीएसई ने या एनसीईआरटी की न्यू बुक से रिमूव कर दिया गया है। ये आपकी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है। चलो मैंने इसको पहले करवा दिया था, अब बुक जो है वो चेंज हो चुकी है। अब देखो यहाँ मैंने क्या लिखा था, इन सम क्वेश्चंस या इन सच सिचुएशंस जहाँ पर जो है सैम्पल स्पेस बहुत बड़ा होता है, जैसा कि मैंने को बताया था, अगर सैम्पल स्पेस 5 या 6 से बड़ा हो ना, वैसे तो 5 से बड़ा हो ना, तो वहाँ पर हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लगाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा केसेस हो जाते हैं। तो यानी कि यहाँ पर अगर सैम्पल स्पेस देखो आप, मतलब सैम्पल स्पेस बोल रहा हूँ, अगर आप सैम्पल देखो, सैम्पल 10 पीपल का, मतलब आप ये मान के चलो अगर आपको 2 बॉल्स निकालनी हो, उसकी सैम्पल स्पेस लिखनी बहुत ईजी है, 3 निकालनी हो सैम्पल स्पेस लिखनी बहुत ईजी है। बट अगर आपको 5 या 6 मतलब कि बॉल्स निकालनी, तो उसकी सैम्पल स्पेस लिखने में हमें काफ़ी दिक्कत आएगी, काफ़ी नंबर ऑफ केसेस बन जाएंगे। तो यहाँ पर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का ये क्वेश्चन है। अब मेरा क्वेश्चन ये है, सीबीएसई के ऑफिशियल सिलेबस से न्यू एनसीईआरटी में से बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन रिमूव्ड है, बट ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन मिसलेनियस एक्सरसाइज में पड़ा है। अब ये बच्चों को भी बहुत कंफ्यूज करता है। अब देखो मैंने आपके सामने फैक्ट्स रखे वैसे आपको बताने के लिए कि ये क्वेश्चन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का है। तो कई बार बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर हमें ये करना है या नहीं करना, वहाँ पर कई बार मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ कि ये गलत बात है। एक तरफ तो आपने सिलेबस से हटा दिया, दूसरी तरफ आप उसी टॉपिक का एक क्वेश्चन मिसलेनियस में डाल रहे हो, तो ये गलत बात है। इसका ये जो क्वेश्चन है ये कट होना चाहिए, बट अगर ये आ चुका है तो एक बार इसको कर लेते हैं। अब देखो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, जैसा कि मैंने आपको बताया क्या होता है कि जब हमें ज़्यादा केसेस डिस्कस करने होते हैं, तो सबसे पहले ऐसा करते हैं, देखो ये मैंने जस्ट फॉर्मेलिटी की है कि पी, इसमें आपको पता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, सक्सेस, फेलियर, नंबर ऑफ ट्रायल्स। ठीक है, तो जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी होती है उसको हम सक्सेस मानते हैं। ठीक है, तो आपको मतलब कि आपने ये 13.5 में पढ़ा होगा मेरे से, मैंने आपको इसी चैनल पर इसी चैप्टर की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो पीपल ऑफ राइट हैंडेड इज कंसिडर टू बी सक्सेस। ठीक है, क्यू का मतलब है जो लेफ्ट हैंडेड रह गए हैं, एन क्या है, नंबर ऑफ ट्रायल्स, वो कितनी है 10, क्योंकि 10 बंदे जो हैं वो सिलेक्ट किए गए हैं। अब देखो प्रोबेबिलिटी इसकी निकाल लेते हैं। अब इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, अब पी है मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ राइट हैंडेड पीपल। ठीक है, पी का मतलब यही है ना, तो क्योंकि कुछ बच्चों को ये क्लियर नहीं होगा इसलिए मैं थोड़ा डिटेल में बता रहा हूँ। 90% मतलब इसको हम कैसे लिखेंगे, 90/100। अब इसको आप कट ही कर दो, ठीक है, तो कितना आएगा 9/10। सेम वे से आप क्यू निकाल लो, क्यू है लेफ्ट हैंडेड पीपल। ये मैं जस्ट आपको समझाने के लिए ज़्यादा डिटेल में बता रहा हूँ कि बहुत से बच्चों ने इस टॉपिक को छोड़ ही दिया होगा। 1 - 9/10 तो कितना रह गया 1/10, तो ये लेफ्ट हैंडेड पीपल है। नंबर ऑफ ट्रायल्स आपको पता है 10 है। अब देखो अब हमें बर्नौली ट्रायल्स का फॉर्मूला लिखना, मैं आपको लिख के दिखाता हूँ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखो ये है मतलब कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला, एनसीआर ये की कॉम्बिनेशन में हमने किया था, क्यू की पावर n- और पी की पावर r। अब मैंने आपको हमेशा बताया इसको थोड़ा सा पहले सॉल्व कर लिया करो, उसके बाद हम क्वेश्चंस का आंसर करेंगे। अब जो थोड़ा सा इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, n कितना था 10 CR, Q की वैल्यू है 1/10, n की वैल्यू 10 - R, P 9/10 की पावर R। ठीक है, थोड़ा सा इसको और सॉल्व करते हैं, तो 10 CR, अब 1 की पावर तो जितनी मर्जी हो, ठीक है, यहाँ पर 10 की पावर है 10 - R 1/10 की, इसको अलग कर लो, 9 की पावर R 10 की पावर R। अब बेस से में पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो Px = R 10 CR। इसको जितना सॉल्व करोगे उतना आपके लिए अच्छा है।
9 की पावर r डिवाइड बाय, बेस सेम हो जाएंगे तो ये कितना बनेगा 10 की पावर माइनस r प्लस r। अब ये आपस में कट जाएगा तो मेरे पास कितना बचा 10 CR 1/10 की पावर 10 इंटू 9 की पावर r। तो ये आपकी मतलब कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब ये हमने लिख लिया। अब हमें जो क्वेश्चन का आंसर करना है कि एटमोस्ट 6, अब उसको मैं आपको नेक्स्ट पेज पे बताने की कोशिश करता हूँ। अब देखो आपको बताइए हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से निकाल ली। पता क्या करना है, एटमोस्ट 6 पीपल आर राइट हैंडेड। देखो अगर आप मतलब कि ये जो सेम कंसेप्ट है ना, हमने एग्जाम्पल नंबर 32 जो है मतलब इस 13.5 की जो एग्जाम्पल है ना, वहाँ पर हमने ये डिस्कस किया था। अब 6 पीपल आर राइट हैंडेड मतलब एटमोस्ट 6, ज़्यादा से ज़्यादा 6 हो, कम भी हो सकते हैं, 0 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, 2 3 4 5 6। अब बहुत से बच्चों देखो जो तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ के आए हैं उनके लिए अच्छी बात है, वो समझ जाएंगे। पर जो बच्चे नहीं पढ़ के आए उनको एक थोड़ा सा ना वो कहते हैं ना कि थोड़ा सा ही जलवा दिखाना चाहता हूँ कि ये जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हम क्यों यूज़ करते हैं और पहले वाली क्यों नहीं यूज़ करते। अब ये केस ले लो x इज इक्वल टू 1, इसका मतलब पता क्या है कि इसमें एक राइट हैंडेड होगा, एक राइट हैंडेड, ठीक है। एक राइट हैंडेड के केस बनाना जरा, पता कितने बनेंगे एक राइट हैंडेड मतलब पता क्या बना कि जो 10 हैं 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये 10 लोग हो गए। और ये सिर्फ यहीं नहीं थमेगा, इसको हमें आर को रोटेट करना है। ये पहला केस बन गया। दूसरा केस पता कौन सा बनेगा, 3 4 5 6 7 8 9 10। अब आर को रोटेट करते जाओ, अब आर ऐसे रोटेट करते करते पहले नंबर तक आ जाएगा। मतलब x इज इक्वल टू 1 के लिए हमें इतनी नंबर ऑफ टर्म्स लिखनी पड़ेंगी, 2 के लिए अलग से, 3 के लिए अलग से, तो ये पॉसिबल ही नहीं है इतनी टर्म्स लिखना। तो इसलिए ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से ही होगा। अब यहाँ पर मैंने वो क्या बताया, कितने केस हैं 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ पर मैंने ये बताया कि 10 सैम्पल स्पेस है, मुझे 0 से लेके अगर मैं 10 तक लिखूँ, सबका सम करूँ तो आंसर कितना आएगा 1। अब क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स ज़्यादा है 0 1 2 3 4 5 6, तो अगर मैं बाकी टर्म्स को उधर ले जाऊँ 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 7 8 9 और 10, तो मुझे 4 का ही लिखना पड़ेगा। तो विच एम्प्लाइज प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू 6 को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 7 प्लस प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 8 प्लस प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 9 प्लस प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। चलो मैं ऐसा करूँ, यहाँ पर लिख के दिखाता हूँ क्योंकि बुक में भी उसी तरह से आंसर को लिखा गया, मैं उसी तरह से लिखने की कोशिश करूँगा। इसका मतलब पता क्या है, सम्मेशन। किसका सम्मेशन, r जो है वो 7 से स्टार्ट हुआ है, कहाँ तक गया है 10 तक, तो 10 CR, इसको देख के लिख रहा हूँ 9 की पावर r 1/10 की पावर 10। अब देखो वैसे आपकी एनसीईआरटी से आंसर मैच नहीं हो रहा, मैंने तो इसको अपने तरीके से सॉल्व कर लिया था, बट अगर आपको मैच करना है तो आप पता क्या करना, जस्ट आपको बता रहा हूँ जो हमने स्टार्टिंग से किया था ना वो स्टेप आप मत करना। r इज इक्वल टू 7 से लेके 10, 10 CR 9। अब ये जो एक 10 था ना, ये यहाँ पर लिख लो, जो हमने स्टार्टिंग से इधर उधर शिफ्ट किए थे। तो 9/10 की पावर r 1/10 की पावर 10 माइनस r, मैंने स्टार्टिंग से वैसा ही लिख लिया। ठीक है, ये देखो 10 की पावर r और 10 की पावर 10 माइनस r वो सेम बन गया, इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो ये जो हमारा आंसर है मतलब ये वाला, ये परफेक्टली एनसीईआरटी से मैच कर रहा है, वैसे आप कहीं पर भी छोड़ सकते हो। अब देखो मैं आपको यही कहूँगा कि इस एक क्वेश्चन के पीछे अपना दिल मत छोड़ के बैठ जाना कि पता नहीं क्या होगा। ये आप ये भी बोल सकते हो ग्लिच है एनसीईआरटी का कि उन्होंने जब सिलेबस को मतलब कि रिमूव किया था, मतलब कि पुरानी और नई एनसीईआरटी में से, तो ये एक क्वेश्चन बाय चांस रह गया, आप ये समझ सकते हो। वैसे ऑफिशियली बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन रिमूव्ड है सीबीएसई के ऑफिशियल सिलेबस से, तो अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझना है तो आपको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन करनी पड़ेगी। और अगर आपने बाई चांस वो छोड़ रखी है कि हमारे सिलेबस का पार्ट तो नहीं है, तो आप इस क्वेश्चन की ज़्यादा टेंशन मत लेना। यहाँ पर हमने ये बात सीखी है कि जब भी मतलब 2 केसेस हों हमारे सामने, सक्सेस या फेलुअर, और नंबर ऑफ ट्रायल्स बहुत ज़्यादा हों, जैसे 4 या 5 से ज़्यादा हो, तो हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का ही यूज़ करेंगे। ये भी नया कंसेप्ट है कि हमने ये ना ढूंढ के हमने ये ढूंढ लिया 7, मतलब यहाँ पर 4 टर्म्स को ही कैलकुलेट करना पड़ा, यहाँ पर 7 थी,
तो इस तरह से हमने इन सभी चारों क्वेश्चन को बहुत ईजिली सॉल्व कर लिया। अगर आप इनको चारों क्वेश्चन को लेकर कोई भी डाउट है, मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मुझे इंस्टाग्राम टेलीग्राम पर मैसेज भेज सकते हो, मैं हमेशा आपका रिप्लाई करता हूँ। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सपोर्ट कीजिए।